नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बीजेपी ने 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई। बैठक से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी ने कमजोर बूथों की पहचान कर उस पर मजबूती से काम करने को कहा है। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी महासचिव, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी भी शामिल हुए। बीजेपी का महामंथन बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ। तो 2 दिवसीय बीजेपी की बैठक है। पहला दिन था आज। कई राज्यों पर चर्चा हुई है और कल भी कई राज्यों पर चर्चा होगी जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। खास तौर से जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उन राज्यों पर खास फोकस है बीजेपी का। जिन राज्यों में सरकार है उन राज्यों में प्रदर्शन को और बेहतर करने की यहाँ पर नजर बीजेपी उन राज्यों पर बनाए हुए है। खास तौर से बूथ को, जिन बूथों पर पार्टी कमजोर है उन बूथ को चिन्हित कर वहां पर स्थिति को मजबूत करने की बात पीएम मोदी के जरिए कही गई। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि 2023 कोई चुनौती नहीं है। मोदी के आभा मंडल में ही भाजपा को फिर से जीत मिलेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मेरे साथ हैं। सर, आज यहाँ पे कार्यकारिणी थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, तो गृहमंत्री जेपी नड्डा साहब ने क्या दिया? क्योंकि 2023 को कह चुके एक बड़ी चुनौती, इसी के बाद 2024 हम जीत पाएंगे। नड्डा जी का गुरुमंत्र है, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। 2023 चुनौती है? मोदी जी के सामने कोई चुनौती नहीं। स्पष्ट 24-23 जितने भी हैं उनका आभा मंडल के प्रकाश में सभी दमक रहे हैं। तो नरोत्तम मिश्रा साहब कह रहे हैं कि 2023 कोई चुनौती नहीं है, मोदी जी के आभा मंडल के आगे सब बौने हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि चुनाव के बाद हमारी सरकार बनेगी। इस बार चुनाव में राज्य सरकार का भ्रष्टाचार अहम चुनावी मुद्दा होगा। मुख्यमंत्री रमन सिंह मेरे साथ हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जहां विपक्ष में है वहां पे हमें और मजबूती के साथ आना है। 2023 एक बड़ी चुनौती है, 9 राज्यों में जीत हासिल करनी है। माननीय अध्यक्ष जी का कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार उत्साहित किया गया, प्रधानमंत्री का जिस प्रकार का मार्गदर्शन मिला, तो निश्चित रूप से 2023 और 24 की चुनौती के लिए सब तैयार हैं। चुनौती के लिए आप तैयार हैं, कमर कसने का आह्वान अध्यक्ष जी भी कर रहे हैं। तो सर, कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि 20 साल चुनाव है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? कार्य योजना बना के हमको काम करना है। मुद्दे क्या होंगे सर चुनाव के? मुद्दे सरकार के भ्रष्टाचार, 4 साल की असफलता, इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई काम न होना और सीडी और ईडी। तो रमन सिंह साहब कह रहे हैं कि मुद्दे बहुत हैं, सरकार के भ्रष्टाचार है और 2023 कोई खास चुनौती नहीं है। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने भी दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। राज्य सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा बनेगा। अध्यक्ष अरुण साव मेरे साथ हैं। सर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कार्यकर्ता कमर कस लें। आपके यहाँ भी चुनाव है तो चुनौती बड़ी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच लगातार काम करती है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम लगातार जनता के बीच में रहकर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के लिए, जनता की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए हमेशा कमर कसकर तैयार रहता है। हम पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। मुद्दे क्या होंगे सर चुनाव के? राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने
हर वर्ग को ठगने का काम किया है। पूरे प्रदेश में विकास के सारे काम ठप हैं। आज छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, अपराध का गढ़ बन गया है, माफियाओं का गढ़ बन गया है, धर्मांतरण का गढ़ बन गया है और छत्तीसगढ़ की जनता आज परेशान है। और हम सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं, जनहित में लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से 2023 में परिवर्तन होगा। सर, आज 4 राज्यों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, त्रिपुरा है, कर्नाटक है, मेघालय है, तो क्या कल आपका नंबर, छत्तीसगढ़ का नंबर आएगा प्रेजेंटेशन देने का यहाँ पे? अभी ये जो राज्य हैं, पिछले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में हमने अपने कार्यक्रमों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया था। अभी जिन राज्यों में निकट में चुनाव है फरवरी मार्च में, उनके चुनाव की तैयारियों का प्रेजेंटेशन हुआ है। तो अपना कब होगा सर छत्तीसगढ़ का? मैंने बताया कि पिछली जो दिसंबर माह में बैठक हुई थी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की, उसमें हमने अपने तैयारियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया था और भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई है। हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच लगे हुए हैं। मोर आवास मोर अधिकार के नाम से एक बड़ी योजना और अभियान हम लगातार गाँव में कर रहे हैं। उसको लेकर विधानसभा स्तर पर और राज्य स्तर पर हम शीघ्र ही प्रदर्शन करने वाले हैं। तो अरुण साहू दावा कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ आंदोलन और तेज किया जाएगा और विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत होगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आम लोगों को ठग रही है। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। भोपाल से खबर है, कांग्रेस ने मांगा है बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिलने का समय। कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा की किताब भेंट करने के लिए समय मांगा है वीडी शर्मा से। कांग्रेस ने कहा है किताब पूरी तरह से सही ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, फिर भी बीजेपी के नेता वैचारिक आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। कांग्रेस ने बोला है हम किताब भेंट करना चाहते हैं ताकि बीजेपी के लोग इसे पढ़ सकें। बीजेपी मुख्यालय या अन्य किसी स्थान पर मिलने का समय दें वीडी शर्मा। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय पत्र भेजा है, रिसीविंग भी मिली। तो कांग्रेस ने बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिलने का समय मांगा। कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा ये किताब है जो कांग्रेस वीडी शर्मा को देना चाहती है और कांग्रेस ने कहा है कि ये किताब पूरी तरह से सही ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। अब बात करेंगे सर्दी के सितम की। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड है, सर्द हवाओं से पूरा प्रदेश कांप रहा है। पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। दिन के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, नरसिंहपुर, रीवा, गुना, रायसेन, राजगढ़, दतिया समेत कई जिलों में पारा 3 से 5 डिग्री तक गिरा है। भोपाल में पारा 20.9 डिग्री पहुंचा। इंदौर में 22 डिग्री पहुंचा, जो कि 4.1 डिग्री कम रहा। नरसिंहपुर में भी पारा 21 डिग्री दर्ज हुआ है, जो कि सामान्य से 5.6 डिग्री कम रहा। आगर मालवा में भी सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर और ठंड के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। प्राइमरी स्कूलों में प्रशासन ने 2 दिन का अवकाश घोषित किया। 17 और 18 जनवरी को प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। डीईओ ने आदेश जारी कर दिए हैं इसके। तो कड़ाके की ठंड के चलते ये फैसला लिया गया है स्कूलों की छुट्टी का, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। शीतलहर और ठंड के चलते स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। डीईओ ने इसके आदेश जारी किए। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आरक्षण विधेयक 2022 पर चर्चा हुई है। जनजातीय सलाहकार परिषद ने अनुशंसा की है। नगरदार स्टील प्लांट को लेकर भी मंथन हुआ है। निजीकरण नहीं करने का प्रस्ताव यहां पर दिया गया। केंद्र को भेजने का निजीकरण नहीं करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजने का फैसला लिया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में सामुदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पर त्वरित कार्रवाई होगी, यह फैसला भी लिया गया।
सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक हुई थी छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की। इस बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। आरक्षण विधेयक 2022 पर चर्चा हुई। जनजातीय सलाहकार परिषद ने अनुशंसा की है। नगरदार स्टील प्लांट को लेकर भी मंथन हुआ। निजीकरण नहीं करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजने का फैसला लिया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में सामुदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कल सीएम भूपेश बघेल कोरबा जिले का दौरा करेंगे। कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। नोन बिरला और रंजना गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल जनता से संवाद करेंगे। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। दुर्ग जिले में नवगठित अमलेश्वर नगर पालिका में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और इस अवसर पर प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने अमलेश्वर नगर पालिका के अध्यक्ष नंदिनी पठारे सहित कुल 22 पदाधिकारियों को उनके पद की शपथ दिलाई। साथ ही नगर पालिका अमलेश्वर के विकास के लिए 3 करोड़ 98 लाख की राशि से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि अमलेश्वर सीधे ग्राम पंचायत से नगर पालिका बन गया है। यहाँ हो रहे तेजी से विकास को व्यवस्थित रूप देने और नागरिक सुविधाएं विकसित करने के ये जरूरी था। वहीं दुर्ग में गांजा तस्करी करते 2 आरक्षक गिरफ्तार हुए हैं। जीआरपी के 2 आरक्षक गिरफ्तार हुए। पुलिस ने 16 किलो गांजा इनसे जब्त किया है। तस्करी के आरोप में कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दोनों आरक्षक जीआरपी दुर्ग में पदस्थ हैं। मोहननगर थाना क्षेत्र का मामला। बिलासपुर पुलिस ने विजिबल पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए बाइक पेट्रोलिंग की शुरुआत की। देर शाम एसएसपी पारुल माथुर ने बाइक गश्त टीम को हरी झंडी दिखाकर शहर के सिविल लाइन थाने से रवाना किया। भीड़भाड़ वाले इलाके, पार्क और चौक चौराहों पर अपराधी वारदातों को अंजाम देकर भाग जाते हैं। कई बार भीड़भाड़ वाली जगहों पर पुलिस पार्टी को चौपहिया वाहनों से पहुंचने में देर हो जाती है और इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए जिला पुलिस ने विजिबल पेट्रोलिंग शुरू की। पेट्रोलिंग टीम यानी कि सीपीटी का आज से प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें बेसिकली शहर के 9 थानों के एक कर्मचारी अधिकारी और शहरी थानों के एक थाना प्रभारी की एक संयुक्त टीम रहेगी, जो कि प्रतिदिन जो भीड़ वाला टाइम है, जैसे कि शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक का, जहाँ पे शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, चौक चौराहों में और इसके अतिरिक्त जो सुनसान इलाके भी हैं, गार्डन्स हैं या जहाँ पे थोड़ा अंधेरे रहता है या वारदातें हो रही हैं, तो इस पूरे इलाके को एक्सटेंसिवली मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग के द्वारा कवर किया जाएगा। बिलासपुर में पेट्रोल पंप में हुए गोलीकांड मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले में मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। अन्य मामलों में भी आरोपियों की संलिप्तता मिली है। आरोपियों से 315 बोर का एक देसी कट्टा और कारतूस जब्त किया गया। मुख्य आरोपी धौलपुर राजस्थान और अन्य 2 आरोपी शहर के तालापार क्षेत्र के रहने वाले हैं। मास्टरमाइंड आरोपी शहर में ऑटो चलाने का काम करता था। 3 जनवरी को कोटा में जो पेट्रोल पंप में लूट का अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें आरोपियों द्वारा गोली चलाई गई थी, उसका तीनों आरोपियों को पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसमें जो मुख्य आरोपी है अब्दुल इरशान, ये मूलतः धौलपुर राजस्थान का रहने वाला है और वहीं से एक कट्टा भी लेकर आया था। पिछले 3 वर्षों से ये बिलासपुर में रहकर ऑटो चला रहा है। इसके 2 अन्य सहयोगी शेख मुस्तफ़ा और अब्दुल खान, ये दोनों भी तालापारा बिलासपुर के रहने वाले हैं। वर्तमान में तीनों एक साथ अटल आवास सरकंडा में रह रहे थे। इस घटना से पूर्व में 27 दिसंबर को इन लोगों ने कोनी क्षेत्र में एक और लूट कारित की थी, जिसमें अपराध पंजीबद्ध था और उसी लूट में जो मोटरसाइकिल इन लोगों ने लूटी थी, उसका उपयोग इस अपराध को करने में इन्होंने उपयोग किया है। इसमें कट्टा, उसके साथ लाइव राउंड और मोटरसाइकिल और अन्य सभी वस्तु बरामद की गई है और इनको दोनों ही अपराधों में रिमांड पर भेजा। शिवपुरी से खबर है, मकान में बेकाबू ट्रक घुस गया और आग सेक रहे 2 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। शराब के नशे में था ट्रक चालक। हाईवे किनारे बने मकान में ट्रक घुस गया। शिवपुरी जिले के सलैया का मामला।
खबर श्योपुर से है, जहां विजयपुर इलाके के जंगल से हथियारधारी 8 बदमाशों ने 3 चरवाहों का अपहरण कर दिया। तीनों चरवाहों का देर रात तक कोई सुराग नहीं लग सका है। दिन भर जंगल की खाक छानने के बाद पुलिस भी जंगल से वापस लौट आई। उधर बदमाशों ने गंजनपुरा गांव से अपहृत गुड्डा के बेटे मल्लू को फोन किया और तीनों को छोड़ने के एवज में 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी। बदमाशों का फोन आने के बाद गंजनपुरा गांव के ग्रामीणों ने रात को पंचायत बुलाई, जिसमें फिरौती देने की बात पर सहमति बनी। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों को पुलिस पर भरोसा नहीं है। उन्हें डर है कि पुलिस के भरोसे रहेंगे तो बदमाश उनके लोगों की हत्या कर देंगे। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। श्योपुर संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। दीपक, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जहाँ तक सुमित अपहरणों की बात करें तो अपहृत अभी तक मुक्त नहीं हो पाए हैं। पुलिस दिन भर जंगल की खाक छानती रही, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका है। अब देर शाम जो अपहृत हैं उनके परिजनों को फोन आया है। बदमाशों के द्वारा 15 लाख रुपए तीनों अपहृतों को मुक्त करने की फिरौती मांगी गई है और ग्रामीण बैठक कर रहे हैं। रात को चंदा इकट्ठा करके फिरौती की रकम बदमाशों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस मामले से इनकार कर रहे हैं और वो बदमाशों को जल्दी गिरफ्तार करने की बात करें, लेकिन पुलिस के ये दावे हैं वो खोखले साबित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा समय अब तक हो चुका है और अब तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका है। तो कहीं ना कहीं जो अपराध हैं उनके परिजनों की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं बदमाश कोई घटना को अंजाम ना दे दे, किसी तरह का नुकसान उनके परिजनों को ना पहुंचा दे। इसलिए वो मजबूर होकर के फिरौती की रकम इकट्ठा करके उनको पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी ये बड़ी लापरवाही है कि बदमाश लगातार इस इलाके में एक के बाद एक वारदात करते जा रहे हैं, क्योंकि 4 दिन पहले टर्रा किला इलाके में भी इस तरह की घटना हुई थी। 2 चरवाहों को मारा पीटा गया था, उनसे टेरर टैक्स मांगा गया था। तब भी पुलिस के हाथ अब उस मामले में भी खाली है और इस मामले में पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। जी दीपक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रायपुर में मकर संक्रांति के मौके पर खारून नदी में अद्भुत और दिव्य नजारा देखने को मिला। राजधानी में खारून नदी तट पर महाआरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर 51,000 दियों से जय श्री राम लिखा गया। महाआरती में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और इस नजारे के साक्षी बने। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।